बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और वीडियो में आप सभी लोगों के सामने उपस्थित। और मित्रों, आज इंटरव्यू होने वाला है ऊंचाहार क्षेत्र में जाने माने इंग्लिश टीचर तथा पंचशील विद्यालय में 12 वर्षों तक टीचिंग करवाने वाले, इसके अलावा छतौना मरियानी और रामरती विद्यालय में अध्यापनरत श्रीमान उमेश कुमार शर्मा सर का। तो आप सभी मित्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप तनिक भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे सर के पास। नमस्ते सर। नमस्ते। जी, कैसे हैं सर आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। और सर, मेरा आपसे प्रथम सवाल यह है कि आपका पैतृक निवास स्थल कहाँ है? देखिए, मैं पैतृक निवास धोता ग्राम मीरापुर का निवासी हूँ जी, और मैंने यहाँ 10 साल से जी, 10 क्या 11 साल से 2011 से जी, हमने यहाँ मूल निवास बना लिया है। जी, फिलहाल हमारा पैतृक स्थान मीरापुर धोता और जी, जगतपुर रायबरेली है। जी सर, बिल्कुल सर। और सर, आप अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताइए सर। देखिए, हमारे परिवार में अभी भी एकाकी परिवार है। जी, तो हमारे पिताजी श्री शिवराज जी हैं और माताजी शिवरानी, जी, बड़ी बहन जो श्रीमती पुष्पा देवी, जी, जो अपने ससुराल झकरासी मोहम्मदपुर कुचरिया मुंशीगंज में रहती हैं, जी, जी, और हमसे बड़े भाई मिस्टर अनिल कुमार शर्मा जो डिग्री कॉलेज धोता में हेड क्लर्क के रूप में हैं, और साथ ही साथ वो भूगोल के प्रवक्ता भी हैं। जी, और मैं स्वयं उमेश शर्मा, जी, और हमसे छोटी 2 बहनें हैं जी, जो अपने घर में हैं, बधूखर में हैं। जी, तो हमारी प्रिय पत्नी श्रीमती ममता देवी जी, और 2 बच्चे प्रियांशु शर्मा और दीपांशु शर्मा हैं। जी सर, तो प्रियांशु इस बार तो ग्रेजुएशन कर रहा है जी, और छोटा लड़का दीपांशु शर्मा जो हाई स्कूल की परीक्षा में इस वर्ष अपीयर होगा। जी बिल्कुल सर। और सर, अभी आपने कहा आपके भाई साहब टीचर हैं, तो वो किस विद्यालय में टीचर हैं सर? और डिग्री कॉलेज धोता में है। जी बिल्कुल सर। हाँ, तो वहाँ हेड क्लर्क हैं और साथ में भूगोल के प्रवक्ता भी हैं। जी बिल्कुल। तो धोता चूँकि पैतृक स्थान है, सामने घर के सामने ही कॉलेज पड़ता है जी। और वहीं पे कार्यरत है। जब से उसका फाउंडेशन हुआ डिग्री कॉलेज का, तब से वहीं पे कार्यरत है। जी बिल्कुल सर। सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये हमारी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है। अंग्रेजी साहित्य से हमने एमए की परीक्षा 2011 में पास की है, क्योंकि उस समय रेगुलर नहीं हुआ था। हालांकि ग्रेजुएशन की परीक्षा हमने 2003 में ऊंचाहार से ही पास कर ली थी, और इंटरमीडिएट की परीक्षा गोविंदपुर माधव से हमने सन 2000 में पास की है, और हाई स्कूल की परीक्षा 97 में इंटर कॉलेज गौरा से पास किया है। और जहां और रही जूनियर हाई स्कूल, हमने सीनियर बेसिक विद्यालय धोता जो हमारे पैतृक के स्थान पे है, और उसी के बगल में प्राइमरी पाठशाला धोता हमारे घर के जस्ट सामने ही है। तो हमने से वहाँ से पास किया है। 95 में कक्षा 8 पास किया है, 97 में हाई स्कूल पास किया है, 2000 में इंटरमीडिएट और 3 में ग्रेजुएशन किया है। और हमने प्राइवेट एमए किया था, जो कि रेगुलर था ही नहीं ऊंचाहार में। तो कई साल के अंतराल के बाद 2011 में प्रास्नातक की परीक्षा पास की। जी बिल्कुल सर। तो सर, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, उस समय के दौरान आपके प्रिय मित्र कौन रहे थे सर? और देखो, अलग अलग दौर में अलग अलग मित्र होते हैं, लेकिन हमारा जो बचपन का साथी कक्षा 1 से और 12 तक जो साथ साथ पढ़ा है, रामशरण तिवारी सुदामापुर का निवासी है। तो अभी भी चूँकि बीच में काफ़ी दूरियां हो गई थी, बाहर चले गए थे। अब रिसेंटली 3-4 महीने पहले भाई साहब से नंबर लिया हमसे, बात करके तो बात की तो हमको बड़ी खुशी हुई कि चूँकि पुराने मित्र की आज याद आ गई। क्योंकि हमने 2000 के बाद 2021 माने 21 साल बाद, यहाँ तक कि आफ्टर 20 ईयर में दोनों फ्रेंड 20 साल बाद मिलते हैं। हम लोग फ़ोन से 21 साल बाद मिले। जी बिल्कुल सर। तो बचपन में पढ़ाई के दौरान का वो कोई शरारती लम्हा सर, जो आप इस चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों के मध्य साझा करना चाहेंगे सर?
तो हर इंसान का बचपन कुछ न कुछ शरारतों से भरा होता है। तो कभी कभी हम भी शरारत कर देते थे। तो एक बार की वारदात मैं बताऊं, मैं जा रहा था क्रिकेट देखने, रेलवे स्टेशन के बगल में था, तो चल रहा था मैच। तो हमने सोचा देखेंगे नहीं, खिला ही लेंगे, क्योंकि क्रिकेट के शौकीन थे हम। तो हमने ऐसे सोचा मजाक मजाक में, देखो रेलगाड़ी आती है, वो पत्थर फेंकते क्या गाड़ी तक क्या पहुंच जाएगा, ताकि 100 मीटर की लगभग दूरी थी वहां से। अंदाजा नहीं था, लेकिन वो जाके लगभग 100 मीटर की दूरी पे वो पत्थर गया, किसी शायद पैसेंजर को लग गई। तो ट्रेन जब खड़ी खड़ी हो गई स्टेशन पे, तो हम लोग इतना ज़्यादा डर गए कि हम लोगों को भागना पड़ा। तो सुबह 10 बजे के निकले हम लोग, गंगा किनारे भाग गए, 4 बजे घर वापस आए। तो इस तरह से शरारतें, तो एक सबक मिली कि नहीं ये सब गलत बात है, क्योंकि बचपन है, क्योंकि उतना तो था नहीं कि मारेंगे क्या, लगी जाए किसी को। तो सर से चलिए कुछ हम व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं। सर, आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म कौन सी है? देखो फिल्मों में, चूँकि पुरानी फिल्में हमको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो एक मोटिवेशन दें, एक नई दिशा में ले जाएं। क्योंकि जो प्रेमी प्रेमिका का जो लगाव होता है, कि अटूट एक संबंध को दर्शाते हैं। तो ऐसी फिल्मों में जैसे हमने देखी थी, कक्षा 9 में हम पढ़ रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर, शुक्रवार को फिल्म आती थी, 9 बजे से आती थी, 9:30 से। तो उसको देखे थे, जो एक लगभग 12:30-1 बजे ख़त्म होती थी। तो वो फिल्म देखकर हमको बड़ा अच्छा लगा। और किस तरह से अमिताभ बच्चन जी का रोल था, वो विनोद खन्ना का था, तो देखकर बड़ा अच्छा लगा। और उसका जो गाना एक है, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तो कभी कभी हम गुनगुना भी लेते हैं इसको। सर, मैं चाहूँगा कि इस चैनल पे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वे आपके सिंगिंग के जो टैलेंट है उससे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, अपरिचित हैं। मैं चाहूँगा कि जो 2 लाइन आप मतलब कभी-कभी गुनगुनाते हैं, वो इस चैनल पे आज हम सभी व्यूअर्स के सामने आप 2 जो आप जो है गीत सुना दीजिएगा सर। चलिए, आप बड़ा अनुरोध किया, तो चैनल के माध्यम से चलो 2 लाइनें। क्योंकि गाना तो हमारा उतना शौक नहीं, क्योंकि गाने हम लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन कभी कभी गुनगुना लेते हैं। तो 2 पंक्तियां मैं अपने मुखारबिन से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्योंकि आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, फिलहाल देखते हैं। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बिल्कुल सर। तो व्यूअर्स देखा सर ने आपको किस प्रकार से अपना फेवरेट गीत जो था उनको गुनगुना कर आपको बताया। तो इसके लिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा सर के लिए और इस गाने के लिए। तो चलिए सर, मैं आपसे सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए एक और सवाल पूछना चाहूँगा। जब बात हुई है फिल्मों की, जब बात हुई है गीत की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका सबसे प्रिय अभिनेता कौन है? देखिए, पुराने अभिनेताओं में चूँकि बड़ा पसंद करते हैं, जैसे धर्मेंद्र जी हो गए, विनोद खन्ना हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए। तो पुरानी फिल्में अगर इनकी हैं, जैसे शोले में हैं, अब चाहे जितनी बार शोले देखो, देखता ज़रूर हूँ। राजकुमार के डायलॉग आज भी गुनगुनाया करते हैं। और धर्मेंद्र का जो वो होता था, टंकी पे चढ़ के कहते थे, तो आज भी बसंती वाले जो डायलॉग होते हैं, तो किस तरह शराबी का रोल करते हैं, वो कैसे के हैं, कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो ऐसे भी कभी कभी हम मिमिक्री कर लेते हैं। तो धर्मेंद्र ऐसा हमेशा बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनके। और सर, आप चलिए हम थोड़ा सा खेल के बारे में बात करते हैं। आप खेल प्रेमी भी हैं और स्वयं एक खिलाड़ी भी हैं। तो आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? देख, खेलते तो लगभग देहाती क्षेत्र के भी जितने भी हैं, सभी खेल खेलने में रुचि रखते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे पसंदीदा खेल है वो क्रिकेट है। क्योंकि क्रिकेट से हमारी बड़ी पहचान हुई, बड़ा समय भी गया, 95 से लेकर 2007 तक लगातार हम क्रिकेट के क्षेत्र में थे। और ये शिक्षण क्षेत्र से पहले हमारा जो इस एरिया में नाम था, क्रिकेट के रूप में था। लोग पहले से जो पुराने हैं, 40 साल 50 साल पुराने लोग जानते हैं, वो एक माध्यम क्रिकेट का ही है।
बिल्कुल सर। तो सर आप क्रिकेट में आप क्या करते हैं, बैटिंग या बॉलिंग या ऑलराउंडर हैं? देखिए हमारी भूमिका ऑलराउंडर की रही है, जी। क्योंकि जब मौका पड़ता था तो उसकी स्ट्राइक गेंदबाज तो ऑलरेडी है ही हैं, जी बिल्कुल। और ज़्यादातर फिर ओपनिंग भी करने आते थे। जी। और अगर विकेट कीपर इंजर्ड हो गया तो विकेट कीपिंग करते अपना स्पेल कवर निकाल करके जी बिल्कुल। विकेट कीपिंग भी कर लेते थे। तो फील्डर भी हमेशा हमने पूरी बाउंड्री ली, तो अगर 3 फील्डर कम हो तब भी उनकी बाउंड्री पूरा लगभग 50 मीटर कवर करते थे सर्कल में। जी। तो इसलिए ऑलराउंडर की भूमिका में हमारी एक उपयुक्तता रही टीम में, जी बिल्कुल। और हमेशा ऑलराउंडर की तरह हमको देखा गया है। जी बिल्कुल सर। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको सर्वाधिक कौन-सा खिलाड़ी पसंद है? जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात है तो मैं सबसे ज़्यादा वीरेंद्र सहवाग को, इनकी बैटिंग जो बड़ी लाजवाब है। जी, जी। अब अगर पसंदीदा में सर्वप्रथम इनकी बैटिंग हमको बड़ी लाजवाब, अपर कट जो खेलते हैं, जी बिल्कुल। और तेंदुलकर का कवर ड्राइव, अगर दो फील्डर के बीच में खेल दिया, दो फील्डर बड़ा पीछे पीछे चलते हैं, जी तो बिल्कुल। बड़ा प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। और जो हमारे इंडियन गेंदबाज हुए तो जहीर खान की जो यार्कर लगती है, जी, जी। क्योंकि हम बल्लेबाज से अच्छी भूमिका गेंदबाज के रूप में देखी गई है, जी। तो अपनी छवि जरूर इंसान दूसरे में देखता तो बड़ा खुश होता है। जी बिल्कुल सर। और सर आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्यंजन क्या है? तो खाने में तो लगभग हम सब खाना ही खाते हैं, लेकिन हमको जैसे घर की बनी हो बढ़िया सी आलू गोभी की सब्जी, बढ़िया टमाटर मटर हो, जी बिल्कुल। और चाहे माता जी बनाए हों या फिर हमारी धर्मपत्नी भी, क्योंकि स्वादिष्ट खाना दोनों लोग बना लेती हैं। जी, जी। जो घर के खाने खाने की बात होती है वो शायद होटलों या फिर निमंत्रणों में नहीं देखना पड़ता, लेकिन मजबूरी होती है कि जो निमंत्रण में पनीर मिला है, छोला मिला है, जो भी है खा ले। जी बिल्कुल। लेकिन घर की बात दूसरी होती है कि घर का खाना एक डाइजेबल होता है, हुँ, हुँ। और वो रोज़ खाने को मिलता है। तो वो आहार जो हम अच्छा बढ़िया सा पचा ले जाएँ, हुँ, हुँ। वही ज़्यादा सूटेबल होता है। जी बिल्कुल सर। और सर आप चश्मे के भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। मुझे एक गाना याद आता है, वो गाना था कि मैं हूँ चश्मे के शौकीन, चश्मे रखते हूँ 2-3। तो आपको ये चश्मे का शौक सर कब से लगा? और आपको सर्वप्रथम जो चश्मा था वो आपने कब खरीदा था और किन परिस्थितियों में खरीदा था सर? देखिए चश्मे का शौक तब आया चूँकि हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे 2000 से 2003 के बीच डिग्री कॉलेज ऊंचाहर में, जी। तो तीनों साल हम मोटरसाइकिल से जाया करते थे। तो कभी कभी क्या होता था, ट्रक निकलते धूल पड़ती थी आँखों में, तो एक दिन ऐसा हुआ आँख में धूल चली गई, जी बिल्कुल। तो हमने कहा आप गाड़ी चलाएंगे तो बिना चश्मे का नहीं। जी तो बिल्कुल। उस समय हमने कार्बन फ्रेम का 380 रुपये का चश्मा लिया था सन 2000 में। हुँ, हुँ। और तब से मतलब अब जब भी बाइक चलाते हैं बिना चश्मा के हम कहीं नहीं जाते, हेलमेट भले भूल जाए लेकिन चश्मा जरूर रहता साथ में। जी, बिल्कुल सर। और सर जब आप पढ़ाई कर रहे थे, उस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन विषय कौन-सा था? देखिए जहाँ विषय की बात होती है लगभग सबका सामंजस्य बना के रखना पड़ता है, जी। लेकिन हमको गणित से ज़्यादा भौतिक विज्ञान बहुत कठिन लगी, जी, बिल्कुल। क्योंकि भौतिक विज्ञान में जो डेरिवेशन होते थे, हुँ। अब चूंकि उनको प्रूफ तो कर लेते थे लेकिन कहीं ना कहीं वो क्षेत्र छूट ही जाता था। अच्छा जो मैथ होता था वो बेस्ड ऑन फार्मूला, फार्मूला लर्न कर लिया, सॉल्व कर लिया, बड़ा अच्छा लगता था। जी, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग पढ़ते थे तो FM ऑन कर लेते तो 7:30 से 11:30 तक मैथ के सवाल ही लगाते थे। जी, बिल्कुल सर। और सर चलिए मित्रों अब हम चलते हैं सर के व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़कर जब इन्होंने टीचिंग करना शुरू किया तो वो कौन-सा सन था? स्थान कहाँ से इन्होंने सर ने पढ़ाना प्रारंभ किया? तो सर आपके दिमाग में पढ़ाने का विचार कैसे आया सर? वो कौन-सा सत्र था? कहाँ की बात थी? वजह क्या थी सर? देखिए जहाँ तक पढ़ाने की बात होती है तो हमने अपनी पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में शुरू की थी, क्योंकि 97 में हाई स्कूल पास करने के बाद जी। 12 अगस्त सन 97 से ही हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था। क्योंकि 11th में एडमिशन लिया तो उस समय 9 के 10 के बच्चे आते थे, जब 12 में गए तो सवैया के 2-3 लड़के आते थे। अब उनको सब विषय पढ़ाते थे, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, क्योंकि लगभग 60% हर सब्जेक्ट कंप्लीट रहता था। लेकिन अंग्रेजी हमारे मुख्य विषय, वो तो चाहे जहाँ से पूछा जाए। जी, तो बिल्कुल। उसी तरह रुझान के अनुसार हमारे मुख्य विषय अंग्रेजी बनी, और उसके बाद हमने 2011 में स्नातक की परीक्षा अंग्रेजी के साथ ही पास करके अब जो इस क्षेत्र में है धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया, जी, बच्चों को भी भाषा पसंद आने लगी। जी। तो फिर कहा दूसरे व्यवसाय से अच्छा जो टीचिंग है, क्योंकि इसके माध्यम से एक समाज में अलग ही छवि होती है। जी, बिल्कुल सर।
आपने अब तक किन किन विद्यालयों में पढ़ाया है तथा कितने वर्षों तक पढ़ाया है सर? देखिए, हमने शुरुआत किया था इंटर कॉलेज धूता से, तो 2004 में वहाँ पढ़ाया था। उसके बाद 2005 में हंसवाहिनी में एक सत्र पढ़ाया, और 2007 20 फरवरी 2007 से हम पंचशील से जुड़ गए और लगातार डिग्री कॉलेज में 2-3 साल पढ़ाया। उसके बाद इंटर कॉलेज 2019 तक कंटिन्यू सेवाएं देते रहे। लेकिन थोड़ा एक पल आया, जैसे तूफान आता है तो कोई टहनी टूट जाती है, उसलिए 1 वर्ष के लिए कॉलेज से दूरी बनाए रखे और सन 2021 में जनवरी में फिर से आमंत्रित किया गया, और इस समय लगातार हम वहीं पे कार्यरत है। पंचशील महाविद्यालय और इंटर कॉलेज दोनों को इस समय देख रहे हैं। इसके अलावा सर आपने अन्य किन विद्यालयों में पढ़ाया हुआ है? कुछ विद्यालयों के नाम शायद छूट रहे हैं। अब जहाँ छूटने की बात है, एक सत्र क्या, अब कोरोना टाइम ही ऐसा था कि हमने जुलाई से और मार्च तक क्लासेस चली हैं विद्या बालिका इंटर कॉलेज छतौना मरियानी में। तो वहाँ गए, चूँकि मार्च तक चला क्लास, उसके बाद फिर जुलाई अगस्त बुलाया गया। फिर अगस्त के बाद क्लासेस जो है सस्पेंड रही हैं कोरोना काल में, तो फिर वहाँ से भी आमंत्रण भी नहीं आया, तो हमने कहा चलो ठीक है, तो फिर ड्रॉप कर दिया वहाँ पे। अब फिर जब आमंत्रण हमारे पुराने स्थल पे आया, तो हम कहा चलो ठीक है, अपना जो पुराना ही अपना बुलाया जा रहा है, चूँकि वहाँ की एक अलग ही छवि है, तो हमने फिर ज्वाइन किया। अभी चूँकि अब पार्ट टाइम हम रामरती इंटर कॉलेज बाबूगंज में भी देते हैं, चूँकि वो बिगिनिंग का टाइम होता है। हमने सोचा कोचिंग का टाइम है, इससे अच्छा कुछ बच्चों को ज़्यादा दे दें, कोचिंग में मान लो कम आते हैं, और कॉलेज का पूरा 100 लड़के 80 लड़कों की बैच रहेगी, तो जो हम अच्छा हमारा शिक्षा का प्रसार है, तो उद्देश्य ये है कि ज़्यादा बच्चों में दिया जाए। जी बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा विचार है आपका। शिक्षा का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए उतना ही कम तथा बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है विद्यार्थियों के लिए। खासकर ग्रामीण अंचल में जहां अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ऐसी स्थिति में आपने बहुत ही पुण्यदायी कार्य किया है। और सर आपने वैसे 4 विद्यालयों में पढ़ाया हुआ है, लेकिन उन 4 विद्यालयों में से सबसे ज़्यादा कौन से विद्यालय से आपका लगाव रहा, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा किस प्रिंसिपल की कार्यशैली से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए सर? देखिए, हर विद्यालय का अलग अलग होता है। आदमी अ, जैसे रहता है, जहाँ समय ज़्यादा बीतता है कुछ ना कुछ लगाव उसका अधिक बढ़ ही जाता है। तो चूँकि रिसेंटली अभी भी हम पढ़ा रहे हैं रामरती में, तो जो एज ए मैनेजर और प्रिंसिपल भाई राम सजीवन जी का स्वभाव हमारे पर बड़ा मधुरतम रहता है, और बड़ा सलाह लेते हैं। जो भी कुछ करना होता है भैया कहते, नाम कभी नहीं लेते। तो उनकी मैं सराहना करना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर ऐसे लोग हों तो इनके साथ इंसान हमेशा जुड़ना चाहिए। और इससे पहले 2007 में जब हमने पंचशील कॉलेज ज्वाइन किया था, तो प्रिंसिपल थे हमारे अमरदीप मौर्य जी। उनकी जो भाषा शैली थी वो शायद अद्वितीय है। हमने शायद बहुत ही कम लोगों में ऐसी भाषा शैली देखी जो वो आदेश नहीं बल्कि स्वयं एक सलाह या स्वीकृति लेते थे कोई कार्य करने के लिए, तो उनके साथ करने बड़ा आनंद आता था। जी बिल्कुल सर। और सर अध्यापन के दौरान, टीचिंग के दौरान आपके प्रिय मित्र कौन कौन रहे सर? देखिए, अध्यापक में बहुत सारे आते हैं, पास रहते हैं, लेकिन जहाँ पे एक बात आती है कि जो ज़्यादा नज़दीक जो होता है, तो हमारे बाबूगंज के निवासी माननीय दिनेश प्रताप मिश्र जी हैं, जो 2010 से साथ में जुड़े, और अभी भी वो नज़दीकियाँ हैं। शायद भूत में कभी नहीं थी, और शायद भविष्य में भी मुश्किल है कि कोई वैसा हो। जी बिल्कुल सर। यद्यपि आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया हुआ है सर, परंतु किन विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता ने, कार्यकुशलता ने तथा ज्ञान ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, प्रभावित किया? तथा सीधे-सीधे शब्दों में एक सवाल है आपसे कि आपके कैरियर में अब तक आपके प्रिय छात्र कौन-कौन रहे? उनका नाम बताने की कृपा करें सर। देखो, हर ईयर में अलग अलग 2-4 विद्यार्थी प्रिय बन ही जाते हैं। तो जब 2007 में थे, तो प्रिय विद्यार्थी थे शैलेंद्र कुमार मौर्य, गोकुलपुर का था। आज भी अगर रास्ते से निकलता है तो फिर उसके बाद और बहुत से हुए, राधेश्याम मौर्य हुए, प्रवीण तिवारी और मनीष पांडे। उन्हीं के बैच में रमेश थे, प्रमोद थे, जो आज साथ में पढ़ा भी रहे हैं, और अतुल जायसवाल, और फिर उसके बाद अभिषेक हुए, सद्दाम हुसैन हुए,
शुभम, सुभाष, जी, तो बहुत सारे विद्यार्थी नाम अगर गिनाने लगे तो शायद कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हर बैच में 2-4 बच्चे इतने होते क्लोज ही हो जाते हैं। अब चूंकि इतने 13-14 साल का कार्यकाल है, अगर गुणा कर दो 14 5 70, तो 70 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बड़े क्लोज में तो रहते हैं। जी, बिल्कुल सर। यद्यपि सर आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया हुआ है, लेकिन शिक्षा दी हुई है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी वक़्त आया जब विद्यार्थियों से आपको कुछ सीखने को मिला हो? देखो, इंसान जीवन पर्यंत सीखता रहता है। कभी पुत्र पिता से सीखता है, जी, तो पिता पुत्र से। जी, तो हर इंसान में कुछ ना कुछ, क्योंकि इस अपूर्ण दुनिया में कोई परफेक्ट है ही नहीं। जी, बिल्कुल। क्योंकि कभी बच्चे से बूढ़ा सीखता है, कभी बूढ़ा हुँ, हुँ। बच्चे से सीखता है। जी, भाई बाय द वे बहुत अच्छा पढ़ाते, हो सकता है किसी बच्चे में रेगुलरिटी अच्छी हो, जी, बिल्कुल। किसी बच्चे की भाषा शैली अच्छी हो, जी, किसी बच्चे का चलने का तरीका अच्छा हो। तो जी, हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। ये नहीं कि गुरु गुरु ही है, जी, वो बिल्कुल। गुरु का भी गुरु कोई शिष्य भी हो सकता है। जी, बिल्कुल सर। और सर मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा, जो कि हो सकता है इस इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो, और वो मेरा सवाल यह है कि यद्यपि आप बहुत से विद्यार्थियों के गुरु हैं, इंग्लिश गुरु हैं, लेकिन आप अपना इंग्लिश गुरु किसे मानते हैं? देखिए, जहाँ पर बात आई इंग्लिश गुरु की, तो जी, बहुत से ऐसे शिष्य हुए, जी, मतलब जिनसे ये भी सीखने को मिलता कि वस्तुता में कहीं उनका ये याद करने का जो टेक्निक है, उसका रेट है कहीं हमसे ज़्यादा है। जी, तो इस लाइन में मैं स्वयं आज इंटरव्यू में उपस्थित जी, रजत पांडे जी हैं, जी, और भी बच्चे करंट में जैसे हैं आयुष मिश्रा हुआ जी, और मंजी सोनी हुए। जी, जी, इन बच्चों की वो क्यूरियासिटी होती है जी, कि वस्तुतः हम सोचते हैं कि जो आज इनमें क्यूरियासिटी है, हुँ, हुँ। शायद इतनी क्यूरियासिटी हमें अपने टाइम में नहीं थी। जी, बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मेरा अगला सवाल आपसे यही है सर कि वे विद्यार्थी जो अंग्रेजी विषय में कमज़ोर हैं, वे किस प्रकार कितना मैनेज करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, कहाँ से प्रारंभ करें? आप उसको जो रोड मैप है, उसको बताने की कृपा करें सर। देखिए, सबसे पहले बच्चों में एक ये होना चाहिए कि वो किसी भी विषय के प्रति रुझान। जी, बिल्कुल। अगर वो पढ़ के नहीं याद कर पाते तो सुन के याद कर लें, क्योंकि जी, उनके पास अगर ट्यूशन अवेलेबल नहीं है तो विज्ञान ने हमें बहुत सारे उपकरण दिए हैं। जी, बिल्कुल। तो हमारा एक संदेश है, अगर वो किसी टीचर के पास नहीं जा पाता जी, तो मोबाइल में चाहे छोटे हों अपना रिकॉर्ड कर ले, जी, तो रिकॉर्ड करके सुने, अपना काम भी हो सकता है और सुन के याद भी किया जा सकता है। जी, तो एक बिल्कुल। अच्छा फॉर्मेट है, जी, बिल्कुल। तो जी, बिल्कुल सर। उसको जो है जी, जीवन में लागू करना चाहिए। जहाँ जी, तक हमारा ख्याल है जी, कि बिल्कुल। अगर विज्ञान ने उपकरण दिया तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। जी, बिल्कुल सर, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वर्तमान समय में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बदल गया है। ऑफ़लाइन पढ़ाई होने के अतिरिक्त ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है सर। तो ऑनलाइन पढ़ाई यदि कोई बच्चा करना चाहे सर, तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि यूट्यूब का वो कौन-सा चैनल देखे ज़रूर? देखिए, यूट्यूब में हर विषय के बहुत सारे टीचर्स शो करते हैं अपने अपने प्रोग्राम जी, यूट्यूब के माध्यम से। जी, तो सबसे पहले हमें कई टीचर्स के, अगर आप उस वेबसाइट खोलो तो बहुत सारे टीचर लाइन में आ जाते हैं। जी, तो हमें हो सकता है उनको थोड़ा थोड़ा सुने सबका, और जिस टीचर की भाषा अच्छी लगे, प्रभावशाली हो, जी, तो उसके चैनल को अवश्य हम देखें, जी, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलेगी। जी, बिल्कुल। अब चूँकि सब तो एक जैसा नहीं पढ़ा सकता है, जी, बिल्कुल। तो भाषा पे है कि जिसकी आप लैंग्वेज को जितना अधिक आप एग्ज़ॉर्ब कर लो, जी। वो आपके लिए अनुकूल होगा। जी, बिल्कुल सर। और सर एक महत्वपूर्ण सवाल जो विद्यार्थियों के एंगल से, दृष्टिकोण से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वे विद्यार्थी जो वर्तमान समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले वर्षों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो अंग्रेजी विषय की तैयारी वे कहाँ से प्रारंभ करें? और इसके अलावा किस प्रकार से टाइम टेबल बनाकर अपने लिए उचित अंक, सर्वाधिक अंक, अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? इसके बारे में आप सर विस्तार से बताइए सर। देखिए, अंक लाना एक हर स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि अच्छे अंक आएँगे, मेरिट में आएँगे, जी, हर विद्यार्थी चाहता है। जी, लेकिन जब सही दिशा में मेहनत की जाएगी तभी उसको आप अर्जित कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले उनको टाइम टेबल बनाना चाहिए। जी, जैसे टाइम टेबल आप 7 बजे से खाली हो जाते हो, जी, तो उस समय उसमें लेखन वाली प्रक्रिया जी, आप शाम को करिए।
और पढ़ने वाली याद करने वाली प्रक्रिया सुबह करो, क्योंकि सोने के बाद जब आप जगते हो तो आपका मस्तिष्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, फ्रेश रहता है। उस समय एग्जामिन पावर कैपेसिटी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, तो वो माइंड में स्थिर रहेगा ज़्यादा समय तक। और चूंकि लिखने वाला अगर शाम को आप पढ़ रहे हो तो चूंकि आपके शरीर के साथ साथ मस्तिष्क भी थक जाता है, आप याद करोगे भूल जाओगे। जी बिल्कुल सर। आपका सर फ्यूचर प्लान क्या है सर? देखिए फ्यूचर प्लान, चूंकि इंसान जिस क्राइटेरिया में आ जाता है उसको भी वही अच्छा लगने लगता है। तो फ्यूचर प्लान में चूंकि हमने भी परीक्षाएं बहुत सारी दी हैं, रेलवे की दी हैं, समूहा की दी हैं। अब चाहे वो दुर्भाग्य समझो, चाहे वो जो भी समझो, परीक्षाएं निरस्त हो गई, उन मुकदमा चल गया। ठीक है। अभी हमने 2020 में जो पीजीटी की परीक्षा दी थी तो उनको बड़ा शौक लगा कि 2 नंबर से उसमें रुक गया। और रिसेंटली अब की जो परीक्षा आपने दिया था जीआईसी प्रवक्ता का, तो उसमें अंग्रेजी में तो सारे अच्छे नंबर थे, चूँकि 40 था तो 56 मार्क्स आए। लेकिन जहाँ तक एसएसटी वाला था, 16 पासिंग थे, उसमें 15.5 नंबर मिले हमको, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए, शायद वो माइनस मार्क लेके आए, तो आधे नंबर से हमारा इस सत्र का रह गया। लेकिन कभी हमें हताश नहीं होना चाहिए, जिससे एडिशन 1200 प्रयोग के बाद बल बनाया। तो हम भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हिम्मत न हारियो, भिखारियो न राम। जी बिल्कुल सर। और सर जैसा अभी आपने कहा तो मुझे याद आया कि आप एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो क्या आज आप कोई शायरी सुनाना चाहेंगे सर? अच्छा की शायरी वाली बात हुई तो लिखते ज़रूर हैं, अब शायरी कोई लाइन मिल जाए तो। अब रिसेंटली हमने जो है एक सोनेट लिखी थी लाइफ पे, तो लाइफ पे जो सोनेट लिखा था उसमें से कुछ पंक्तियाँ अभी भी हैं हमारे पास। जी बिल्कुल सर। तो जो लाइफ का रियल मतलब है, तो हम कुछ सोनेट को जो 40 लाइन्स में दिया गया है, तो इसमें दिया है कुछ लाइनें हैं, हम 68 ही देखते हैं। या टू कम माइजरी इज पार्ट ऑफ लाइफ, pass from them is art of life, be earnest and show reality, in short time show life's beauty, aim of life is not pleasure and sorrow, lend others happiness, wow borrow, do as up is human image, to do better not life is, be human and make human, life is long, head to green, life is long, have to long run, or don't throw hurdle in others way, being melodious sweet tongue say, then realize the mean of life, pass from misery is art of life। जी बिल्कुल सर। बहुत ही अच्छा रहा सर, ये आपने जो सोनेट सुनाया बहुत ही बढ़िया रहा सर। और सर क्या आपका राजनीति में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है? नहीं, तो राजनीति से हमारा बहुत दूर दूर का नाता रहता है, चूँकि नेता हमें वही पसंद होते हैं जो हमारे समाज का उत्थान करे, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, उससे मतलब नहीं, क्योंकि सर्व कल्याण जो करे वही हमारा लोकप्रिय नेता होता है। जी बिल्कुल सर। और सर वे आपके मित्र, पुराने मित्र, वर्तमान मित्र तथा जो आपके स्टूडेंट हैं, वो चाहे पूर्व स्टूडेंट्स हों या वर्तमान स्टूडेंट्स हों, तथा आपके रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जो जनता जनार्दन देख रही है, उनके लिए आपका क्या संदेश है सर? देखिए संदेश ये होता है कि इंसान को इंसान से जुड़ने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में इंसान आया कुछ है नहीं है, अकेला आता है अकेला चला जाता है। लेकिन अगर एक एक बात होती है, इंसान का होता नेम एंड फेम। तो आदमी जितना मिलता है, जितना अच्छा स्वभाव प्रस्तुत करता है लोगों के प्रति, आदमी समाज में उतना ही ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमेशा मरने के बाद भी इंसान के साथ बनी रहती हैं। वो तो चला जाता दुनिया से, लेकिन उससे कारनामे हमेशा याद किए जाते हैं। जी बिल्कुल सर। और सर आप इस चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए आज हम बहुत ही खुश हैं, या अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिस चैनल के माध्यम से आज हम आपसे रूबरू हुए हैं, और अपना एक संदेश देना चाहते हैं कि आप भी इसी तरह के चैनल से जुड़े रहें। ठीक है। अगर जो बातें आपको अच्छी लगती हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, आपने है ना। पहली बार बताया इतना सर। जी। सर के हिसाब से सर अभी कहना यही चाहते थे कि सर ने पहली बार बताया इतना सब कुछ, जो आप इतनी गहराई से जान पा रहे हैं, इतना किसी को पता नहीं था। संभवतः सत्य है,
कि भले सभी लोग साथ में जुड़े हों, लेकिन इतनी सारी जानकारियाँ किसी माध्यम से या किसी के साथ अभी तक हमने अपने जीवन काल में किसी के साथ शेयर नहीं किया। एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से हमारी पूरी जीवन की मतलब जो जुड़ी हुई छोटी-मोटी घटनाएँ हैं या कार्य क्षेत्र है, शिक्षण क्षेत्र है, बाल्यावस्था है, सारी चीज़ें इसमें पिरो के रख दिया है इस चैनल के माध्यम से। तो हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं आज के इस चैनल को संचालन करने वाले रजत पांडे जी का, जिन्होंने अपना समय निकाल कर हमको अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं इनको। जी बिल्कुल सर, और आपका भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरे इस चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और वीडियो को बनाने में आपने जो समर्थन दिया, इसके अलावा कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से आभार व शुक्रिया ज्ञापित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मित्रों, इसी के साथ अब आज मैं अपने इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा, इस वादे के साथ कि मैं आपको किसी अन्य दिन किसी और वीडियो में मिलूँगा। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।